सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के। तो पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। एग्जाम डेट आने के बाद ही टेंशन करोगे तभी पढ़ाई करोगे क्या। उससे पहले पढ़ाई कर लेना। तो देखो, आज हम सोल्व करने वाले एसएससी जीडी का फ्री मॉक जो डलता है आरडब्ल्यू पे 26 जनवरी का मैथ का सॉल्यूशन। इससे पहले जो भी आपको सॉल्यूशन देखने, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियो डली हुई हैं, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं। और हाँ, लाइव हम करवाते नहीं हैं क्योंकि नेट का इश्यू है। तो जो भी समझाएंगे समझाते हुए अच्छे से चलेंगे, और जो पहले से देखते हैं उनको पता है किस तरीके से समझाते हैं ना। और उम्मीद करता हूँ अभी तो आपकी स्पीड अच्छी बन गई होगी और स्कोर भी बढ़ गया होगा आपका, क्योंकि कमेंट आते हैं कि भैया पहले 12-13 बन रहे थे, अब 17-18 बनने लग गए। तो उसके वो देखकर कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है कि भाई मेरी वजह से कोई मतलब आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो कुछ तो हेल्प हो रही है आपकी। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या बोला है, 6480 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं। ये है नंबर सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन। और इस ये जो एक है मतलब एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसके 5-6 कॉन्सेप्ट हैं, है ना। मतलब कि कुल गुणनखंड निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालना, सम गुणनखंड निकालना, विषम गुणनखंड निकालना, ये 4-5 है। इनके मतलब फॉर्मूले होते हैं। आप कमेंट करोगे तो मैं, मेरे पास उसका एक ही पेज है उसका नोट्स का विद एक्सप्लेनेशन, मतलब कि एग्जाम्पल, तो मैं वो आपको डाल दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर। कहाँ घूम रहा है भाई ये। तो देख लो पहला क्वेश्चन, देख लो इसका भी सीधा बता दो। देखो 6480 है, 6480। तो इसके पहले क्या करने हैं आपको, अभाज्य फैक्टर करने हैं। तो कैसे कर सकते हो आप इसका अभाज्य फैक्टर। देखो अगर एक तो होता है ऐसे, मतलब कि आप टेबल बनाओगे 6480 का, फिर उसमें आप 2 का भाग दोगे, फिर देते जाओगे, फिर 3, जैसे 5 का जाए 3 का जाए, ऐसे देते जाओगे। तो वो तो है एकदम बेसिक सी चीज़, उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इस देखो इसमें क्या कर सकते हो, मुझे दिख रहा है इसमें 8 का भाग जा सकता है पहले, तो मैं 8 का भाग दूंगा। देखो 8 में तोड़ूंगा तो 8 इसमें दूंगा, 8 8 64, 8 एकम 8 और 0, 810 आ चुका है। अब मैं 810 को कैसे लिख सकता हूँ, ये 8 तो ऐसे की ऐसे ही रहेगा, गुना 81 होता है 9 इंटू 9, 9 इंटू 9, 9 इंटू 9। ठीक है, और 10 है, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2। 10 कहाँ से आया, ये 0 है ना, 0 0 का मतलब ये क्या होता है, 10 होता है। तो आपके ये हो चुके हैं फैक्टर। अब देखो 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3 इंटू 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2। इस 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2। ये मैं और भी फास्ट कर सकता हूँ क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं एक एक स्टेप लिख के समझा रहा हूँ। और 2 के क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 है, या 1 बोल दो, एक ही बात है। अब इन पावरों को आप जोड़ लो। तो देखो 2 की पावर 3 यहाँ पे, 2 की पावर 1 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगी। 3 और 1 4 हो जाता है, समझ गए। पावर हमेशा जैसे बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो तो जुड़ जाती है। यहाँ पे देखो 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी। तो 3 की पावर 2 प्लस 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 3 की पावर 4 हो जाएगी यहाँ पे, गुना। ये देखो ये हमने 5 छोड़ दिया था, तो ये 5 तो आएगा ही, कहाँ पे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगी। अब आपको निकालने हैं क्या, कुल गुणनखंड निकालने हैं, कुल गुणनखंड। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं, पहले देखो 2 की पावर क्या है, 4 है। ये देखो सभी प्राइम में, ये चेक कर लेने, प्राइम 2 3 5 प्राइम में है ना, इनको और नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसको कैसे निकालते हैं, इनकी जो पावर है उसमें +1 करते हैं। तो देखो इसकी पावर कितनी है, 4 है, तो 4 में हम 1 जोड़ेंगे, जोड़ दिया। अब इसी प्रकार से इसकी पावर में भी +1 करेंगे, 3 की पावर में, इस यहाँ पे लगाएंगे गुना। तो 3 की पावर कितनी है, 4 है, इसमें भी हम 1 जोड़ेंगे और इसको कोष्टक में बंद कर देंगे, फिर आ जाएगा, फिर आएगा गुना। फिर यहाँ पे देखो 5 की पावर कितनी है, 1 है, 1 में भी हम क्या क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे और इसको भी कर देंगे बस। समझ गए, इतना समझ में आ गया, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो 4 + 1 कितना होगा, 5 गुना 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 गुना 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो आपका फाइनल आंसर क्या देगा, 25 दूनी 50। तो 50 आपका टोटल अभाज्य गुणन, जो कुल गुणनखंड है वो 50 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि एक समानुपात में पहली, दूसरी और चौथी संख्याएं 51, 68, 108 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो देखो पहली संख्या इसने दी है 51, दूसरी संख्या दी है इसने 68, ठीक है। तीसरी संख्या इसने नहीं दी है, इसने बोला ना तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। देखो पहली, दूसरी दे दी, चौथी दी है डायरेक्ट, तो मैंने तीसरी संख्या मान ली x, और चौथी ने दे दी 108। ये क्या है, समानुपात में। समानुपात में मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब होता है कि जो पहली, दूसरी संख्या, इसमें देखो ऐसे, वो आपका क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, इनमें तो मतलब कि अनुपात है, और जो समानुपात का निशान होता है ये 4 डॉट आएंगे, और फिर ये दोनों क्या है, समानुपात में। ये ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा जरूर। तो देखो 51 ये क्या है, मतलब कि अनुपात है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, बट्टे में 68। और समानुपात का मतलब कि बराबर,
यहाँ पे x बटा 108। इसको सोल्व करते ही आपके पास x आ जाएगा। और x क्या है? तीसरी संख्या है। तो देखो 17 तिया 51, 17 चौक 68, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 और 4 सतु 28। तो ये 27 उधर जाके 3 से गुना को तो 27 तिया होता है 81। 81 बराबर कितना हो जाएगा? x। तो x की वैल्यू हमारे पास तीसरी संख्या 81 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि अब तो स्पीड बन गई होगी आपकी, एग्जाम भी नज़दीक है। देखो, यदि किसी लंब वर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में 30% की कमी होती है, तो आयतन में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखो, आयतन होता है, जो बेलन का आयतन होता है ना, बेलन का आयतन वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये है रेशियो मेथड से करना। देखो, पहले होता है 20%, क्या हो चुका है? 20%। क्या हुआ? त्रिज्या में हुई है, त्रिज्या में वृद्धि 20%। अगर पहले त्रिज्या, देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। तो इसका मतलब क्या है? अगर पहले त्रिज्या 5 थी तो अब 1 बढ़कर क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और यहाँ पे फॉर्मूले में आप देखना आर स्क्वायर है, मतलब कि आर स्क्वायर 2 बार आर करेंगे, तो यहाँ पे पहले त्रिज्या 5 थी तो यहाँ पे 6 हो जाएगी। क्योंकि तो यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, तो त्रिज्या को डबल बार स्क्वायर करेंगे इसका। तो पहले अगर 5 थी तो 6 होगी, पहले 5 थी तो 6 होगी, 2 बार ले लिया। अब ऊंचाई देख लेते हैं। ऊंचाई में बोला 30% की कमी हुई है, ये एच है। 30% की कमी हुई, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। तो अगर पहले अगर जो ऊंचाई थी वो 10 थी नीचे वाली, तो ये कभी कम हुई है, तो मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू 3 घट गई है, तो अब कितनी हो चुकी है? 7 हो चुकी है। समझ गए? अब बोलोगे भैया पाई कांस्टेंट रहता है। देखो, अगर इधर भी पाई लोगे तो उधर भी पाई लोगे, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। समझे? अब इसको हल कर लेते हैं। देखो, कुछ करता है, देखो अगर कुछ कटता है तो हम काट देते हैं। बिल्कुल कट रहा है, देखो 2 से कट जाएगा ये, पर रहने तो। देखो 5 25 और 25 × 10 कितना हो जाएगा? 250। 6 × 6 36, और 36 को आप 7 से गुना करोगे तो 7 6 42, 4 और 7 या 21 से 4 25, 252 हो चुका है। अगर पहले ये क्या आ चुका है? ये आयतन आया। अगर पहले आयतन क्या था? 250 था, और अब 252 हो चुका है, तो आयतन पे क्या हो? जाहिर सी बात है कि आयतन में तो वृद्धि हुई है। तो 250 से 52 हुआ है, तो मतलब कि क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। कितने की? 2 की। और कितने पर? 250 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना कर देते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो काट लीजिए। देखो, आप 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 10 बढ़ जाएगा, और 25 चौक हो जाएगा 100। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8, और 8 बटा क्या है? 10 है। तो 8 में जब 10 का भाग देंगे तो 0.8% की वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला? एक निश्चित धनराशि है जो 26 साल में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने साल में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? तो देखो, पेज हम चेंज कर लेते हैं। और भाई ये क्वेश्चन है ना, शायद ही हर मॉक में या हर दूसरे मॉक में आ जाता है। तो इसकी तो 2 मेथड है। मैंने इतनी बार समझा दिया इस क्वेश्चन को, अब तो शायद आपने खुद करना सीख गए होंगे कि कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, बेसिक से तो हर कोई बनाएगा। देखो, बेसिक कैसे लगाना है, इसमें 2 बार फॉर्मूला लगेगा, SI बराबर PRT/100। देखो, इसमें आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं दिया हुआ है कि कहाँ सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब कि साधारण ब्याज है या चक्रवर्ती ब्याज है। लेकिन आप जब इंग्लिश में देखोगे इसको, कहाँ पर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इंग्लिश में दे रखा है इसने सिंपल इंटरेस्ट दिखा, तो मतलब कि साधारण ब्याज है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपको समझ में नहीं आए ना, तो मतलब कि ये जरूर देख लेना। इंग्लिश की लैंग्वेज आपको थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए, थोड़ा सा देख लेना। देखो, एक निश्चित धनराशि है जो 26 साल में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। मैंने माना यहाँ पे 1 रुपये, देखिए 1 मिनट, यहाँ पे जब माने 1 रुपये था यहाँ पे, और बोला कि 26 साल में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। मतलब कि आपको लिखने का एक तरीका आना चाहिए। देखो, 26 साल में टाइम कितना है यहाँ पे? टाइम बराबर है 26 साल। 26 साल है तो कितना हो चुका है? 26 साल में स्वयं की, सॉरी देखिए, देखो मम्मी थी, कभी भी आ जाती है ना गेट खोल कर, तो थोड़ा उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना ना। मैं फिर से समझा दूंगा आवाज़ के बाद भी। देखो, यहाँ पे क्या है? 1 रुपये। तो 1 रुपये का क्या हुआ है? टाइम है ना, मतलब कि 1 रुपये 26 साल में इसने बोला है स्वयं का 3 गुना हो जाता है, मतलब कि 3 गुना हो जाता है। यहाँ पे क्या दे रखा है? अमाउंट। भाई 1 रुपये का अगर 3 रुपये बन गया है तो मुझे ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला मुझे 2 रुपये। इतनी सी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये मैंने वही लिखा है जो क्वेश्चन ने बोला है। मेरी तरफ से अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिखा था ब्याज। ब्याज तो आपको पता होगा, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल घटा दोगे तो ब्याज आएगा। अब अगली वाली लैंग्वेज पढ़ते हैं। क्या बोला? कितने साल में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? तो यहाँ से एक दूसरी स्टेटमेंट है ना, तो दूसरी स्टेटमेंट निकालते। देखो, ये जो 1 रुपये था ना, कितने टाइम में 5 गुना हो जाएगा? कितने टाइम में 5 गुना हो जाएगा? एक चीज़ मुझे बताओ, जो 1 रुपये से 5 रुपये बन गए, मुझे ब्याज कितना मिला? मुझे ब्याज मिला 4 रुपये का। समझे कि नहीं समझे?
ये टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। बेसिक से जाओगे बहुत टाइम लगेगा, और मैं समझाने में इतना टाइम लगा रहा हूँ, बाकी माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो आप। इतना इजी है और इतना बेस्ट मेथड है। देखो 1 रुपये से ये 3 रुपये बना, ब्याज मिले 2 रुपये, और कितने साल में, 26 साल में। यहाँ पे 1 रुपये से 5 रुपये बन गया, तो ब्याज कितना मिला मुझे, 4 रुपये। अब बस आपको ये देखना है कि कितना गुना हो चुका है। पहले 2 रुपये ब्याज था, तो अब 4 हो चुका है, तो कितना गुना हो चुका है, 2 गुना हो चुका है। जैसे मैं इसको 2 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 रुपये आ जाएगा ना। तो बस आपको टाइम को भी 2 से गुना कर, यहाँ पे 2 से गुना किया तो टाइम को भी 2 से गुना कर दो। पहले 26 साल था, अब 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, टाइम 52 साल हो जाएगा। तो 52 साल आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। जब बाकी आपको बेसिक मेथड से बनाना है, बना सकते हो ना, अगर ये समझ में नहीं आया है तो भी। बाकी आप दिमाग पे थोड़ा सा जोर दोगे, कोशिश करोगे, एक बार यहाँ पे समझते ही 4-5 क्वेश्चन लगाओगे, बुक में कहीं से भी कुछ भी करके 5-6 क्वेश्चन लगाओगे, तो आपके माथे में ये एकदम बैठ जाएगा। देखो मैं कोई भी मेथड है ना, एक भी मेथड जो भी बता रहा हूँ सब बेस्ट बता रहा हूँ, बकवास एक भी नहीं बताऊंगा। अगर आप ऐसे सोचो कि दिमाग पे थोड़ा जोर आने लग जाए, 5-6 मेथड हो जाए, तो आप एक एक मेथड सीखते चलो आराम से, है ना। सेव कर लो क्लास को, थोड़ा डाउनलोड करके देख लिया करो, कैसे भी देखो, पर सीखना है, सिखाना ही मेरा उद्देश्य है। निर्मल ने एक स्कूल प्रोजेक्ट में 45 दिनों में पूरा किया। यदि अमित निर्मल से 25% अधिक कुशल है, तो अमित को इस काम करने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पे कौन है, एक तो अमित है, मतलब मैं खुद है ना, मुझे भी बैठा दिया। देखो एक तो है अमित और एक है निर्मल। तो देखो इसने बोला है निर्मल है, निर्मल से 25% अधिक कुशल कौन है, अमित है। तो देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 4 है। अगर निर्मल की एफिशिएंसी 4 है, तो इससे एक अधिक कितनी हो जाएगी, 5। अमित की 5 हो जाएगी। ये इसकी क्या चुकी है, देखो ये जो है, ये एफिशिएंसी बोल लो या कार्य क्षमता बोल लो, ठीक है। और कार्य जो एफिशिएंसी होती है उसका उल्टा अपोजिट क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है, ठीक है। इनका तो अभी उस पर जाना नहीं है, क्योंकि मुझे ज़रूरत है नहीं उस चीज़ की। इसने क्या बोला है कि 45 दिनों में निर्मल पूरा काम कर देता है। एक मुझे एक चीज़ बताओ, निर्मल की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। 4 की एफिशिएंसी से वो 45 दिनों तक कंटिन्यू काम करेगा, तो ये क्या जो है टोटल वर्क आ चुका है। ये क्या आ चुका है, टोटल वर्क। भाई इसने बोला ना कि निर्मल 45 दिनों तक काम करता है, तो निर्मल अगर 45 दिनों तक काम करता है और उसकी 4 की एफिशिएंसी है, तो 4 की एफिशिएंसी करेगा वो काम, तो टोटल काम आ चुका है। अब इस काम को किससे करवाना है, ये टोटल काम आ चुका है। टोटल काम को किससे करवाना है, अमित से करवाना है। तो अमित की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो 5 से हम भाग कर देंगे, समझे, कुछ भी नहीं था। 5 से काट लो, 9 बार में जाएगा, और 9 × 4 कितना हो जाएगा, 36। तो अमित कितना दिन लगा देगा उसी काम को करने में, 36 दिन, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ पे आ गया, 6 आ गया ना। देखो थोड़ा सा डीजे का आवाज़ आ रहा होगा, और हाँ गेट भी थोड़ा ऐसे वाइब्रेट करने लग जाते हैं ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वैसे तो बहुत दूर बाज रहा है, पर फिर भी 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि वह रेलगाड़ी किसी पुल को 72 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई आपसे पूछिए। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सभी को पता होगा। तो इसमें मैं साइड में लिख देता हूँ, स्पीड दे रखी है इसने 60, किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं। बाकी इसको लास्ट में भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दे रखा है, टाइम दे रखा है इसने 72 सेकंड, और रेलगाड़ी की क्या दे रखी है इसने, और डिस्टेंस दे रखी है 700 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 700 मीटर। जब वो पुल को पार करती है, तो खुद की लंबाई प्लस में पुल की जो लंबाई उसको भी पार करती है। तो मैंने पुल की लंबाई जो मान ली x मान ली, तो बस इसमें आपको ये रखना है। तो अब देखो टाइम कितना लगा इसको, 72 सेकंड, तो टी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 72 सेकंड लगाए, बराबर डिस्टेंस कितनी है, 700 मीटर तो रेलगाड़ी की है, और पुल की पता नहीं है, पुल की हमने मान ली x, इसको वो पार करेगी। स्पीड कितनी है इसकी, 60 स्पीड थी, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना किया तो 5, और बटे का जो 18 वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 18। बस हल हो गया। वो देखो 18 चौक 72, ठीक है। और कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा। देखो इसको गुना करेंगे, 6×5 = 30, कितना हो चुका है, 300, और 300 × 4 कितना हो जाएगा, 1200। तो इधर आ चुका है 1200, और बराबर 700 + x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर करो थोड़ा, ये 700 इधर आके घट जाएगा, तो 1200 में से 7 हो जाएगा, तो 500 बचेगा। तो 500 मीटर उस पुल की लंबाई होगी, जो कि ऑप्शन हमारा डी में दिया हुआ है, ठीक है, जो कि करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक
वृत्त की त्रिज्या 1.75 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वृत्त की परिधि, देखो अभी तक जितने भी सवाल आए ना सारे इजी थे, एक भी हार्ड नहीं था, आपको सारे बनने चाहिए। तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की जो परिधि होती है, जो वृत्त का पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, वो क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। और इसने आर की वैल्यू दे रखी है, देखो त्रिज्या दे रखी है आर, तो त्रिज्या क्या है ये 1.75 होती है, ये आर की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं आर की जगह 1.725। समझे यहाँ तक। तो देखो इस पॉइंट को हटाऊंगा मैं, तो पॉइंट का तो एक आ जाएगा, जितने अंक है दाईं साइड उतने जीरो आ जाएंगे, तो 2 अंक थे 2 जीरो आ जाएंगे। काट लेते हैं, 25×7 175 होते हैं, 25×4 होता है, ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 बार में, और इस 2 से काटेंगे तो 11 बार में। तो हमारे पास फाइनली पेरीमीटर कितना आ चुका है 11 सेंटीमीटर आ चुका है, जो कि ऑप्शन आप में किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, देखो क्या बोला। अच्छा ए का कुछ वैल्यू दे रखा है, बी का वैल्यू दे रखा है, सी का वैल्यू दे रखा है, इसने पूछा है ए बी सी का, मतलब कि एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ क्या होता है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो एचसीएफ निकालेंगे हम, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो ये आपने क्लास में कॉन्सेप्ट सीखा होगा, बाकी मैं बता देता हूँ। देखो क्या करना है, पहले 1 मिनट। देखिए पहले हम ए में जाएंगे, पहले ए में देखेंगे। तो ए का पहला अक्षर क्या है, दो है, मतलब नीचे बेस देखना है, अभी पावर नहीं देखनी है, बेस 2 है। तो आपको ये चेक करना है, जब ए में 2 है तो बी में भी देखना है, बी में 2 है या नहीं है, और सी में देखना है। तो यहाँ पे देखो ए में तो 2 मिल गए हमको, तो बी में भी 2 मिल गया और सी में भी 2 मिल गया, तीनों में 2 है। अगर एक में भी 2 नहीं होता तो हम यहाँ पे एस सी एफ में 2 नहीं लिखते। ध्यान समझ में आ गया। तो पहले हमने क्या चेक किया कि तीनों में 2 है, बिल्कुल है, तीनों में 2 है। अब हमको तीनों में ये देखना है कि तीनों में सबसे कम पावर कहाँ पर है आपको। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है यहाँ पे। तो सबसे कम पावर हमको कहाँ मिली, ए में मिली 2 की पावर 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2। समझे इतनी सी बात। अब आगे चलेंगे, अब देखते हैं आगे। अब हमको बी में चेक करना है, ए से चलेंगे, 2 हो गया। देखो अब ए में सबसे पहले क्या है 3 आया है, 3 आया। अब हम तीनों में चेक करेंगे, बी में 3 है बिल्कुल है, सी में 3 है बिल्कुल है। अब इन तीनों में देखेंगे सबसे कम पावर कहाँ पर है, तो सबसे कम पावर सी में है 3 की पावर 2, बाकी में तो 4 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे कम वाली पावर 3 की पावर 2। कुछ भी नहीं करना, बस इतना ध्यान देखते हुए चलना है। देखो अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे वापस से ए में देखेंगे 5 है यहाँ पे बिल्कुल। अब हमको ये चेक करना है क्या दोनों में जो बच गए उनमें भी 5 है, यहाँ पे 5 हो गया। बी में देखेंगे, बी में 5 है बिल्कुल है भाई पाम। सी में देखेंगे, सी में 5 है बिल्कुल है। अब तीनों में देखेंगे सबसे कम पावर कहाँ पर दिख रही है आपको, आपको दिख रही है ए में, 5 की पावर सिर्फ एक ही यहाँ पे। तो यहाँ पे कर देंगे 5, 5 की पावर 1 लिख दो या 5 लिख दो, एक ही बात है वो तो। अब देखते हैं, अब देखेंगे वापस से सी में, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 7 दिख रहा है। तो हम तीनों में देखेंगे 7 कहीं पे है और पे, बी में देखेंगे 7 है बिल्कुल है, सी में देखेंगे 7 है बिल्कुल है। तो इन तीनों में 7 मिल गए हमको, पहली बात तो ये। अब तीनों में ये देखेंगे जहाँ पर सबसे कम पावर कहाँ पर दिख रही है, सबसे कम पावर मुझे सी में दिख रही है, ओनली 7 की पावर 1 है। तो ये 7 की पावर 1 हो चुकी, बस इसको गुना करोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, कहाँ खुल गया, कहाँ गया क्वेश्चन, देखिए। हाँ तो यहाँ पे क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 होती है। 3 की पावर 2 कितनी होती है, 9 होती है। और 5 × 7 कितना हो जाएगा, 5 × 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम इसको गुना करेंगे, देखो कैसे कर सकते हो, 5 चौक 20, देखो 4 × 5 20 हो चुका है, 20 को 9 से गुना करूँगा तो 180 हो चुका है, और 180 को 7 मतलब 18 7 कितना होता है 126 होता है, और ये 0 तो है ही। तो 1260 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा देखो √30 + √30, देखो ये क्वेश्चन अभी 2025 का, मतलब 2026 में 26 तक चले थे ना, 6 तारीख तक जनवरी तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम। तो 2025-26 का दिल्ली पुलिस का मैथ का जो एडीक्यू ट्रेनिंग करवाया उसका क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर का। मैंने पूरी की पूरी, मतलब 42 शिफ्ट हुई थी, 1 से लेकर 42 शिफ्ट तक मैंने पूरी की पूरी मैथ निकाल ली है, और मतलब हो गया 1 महीने आई थी तभी जो आंसर किया थी तभी निकाल लिया था। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आए, ठीक है। और ये मैंने पहले भी समझा दिया है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से समझना है, और कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है, सबसे आसान सवाल है। तो देखो क्या होगा, √30 मैं इसको एग्जाम्पल देकर भी समझाऊंगा, ठीक है। √30 तो ये इस तरीके से चल रहा है और अनंत तक जा रहा है,
तो इसको देखकर आपको पहले तो घबराना नहीं है, कहीं रूट को देखकर, अंडर रूट को मतलब कि ऐसे डॉट डॉट देखकर अनंत तक है ना, ऐसे नहीं। देखो इसको क्या करना है, आपको सीधा सा कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जाना है कहीं पे भी। देखो इसके ऐसे फैक्टर करो कि उनका अंतर डिफरेंस 1 आए, पहले तो ये चीज़। तो देखो अगर डिफरेंस करेंगे तो 6 × 5 इनका डिफरेंस कर लिया, 6 × 5 मतलब कि 6 × 5 में तोड़ा तो कितना बनेगा, 30 बनेगा। इसका डिफरेंस ऐसे रखना कि गुना करने पर तो 30 बन जाए, लेकिन डिफरेंस उनका एक ही रहे। और जब यहाँ पे प्लस होता है, कहाँ पे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो जब यहाँ पे प्लस होता है तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू लेनी होती है हमको। तो यहाँ पे 6 और 5 में बड़ी वैल्यू कौन सी वैल्यू है, 6 है। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाता तो यहाँ पे हमारा आंसर 5 हो जाता। समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे होगे। देखो मैं और एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपके पास में आ जाए कि रूट 132 प्लस, अब की बार माइनस ले लेते हैं, प्लस का तो बता दिया ना मैंने, यहाँ पे 132 रूट माइनस, तो यहाँ पे 132, और जी ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है, और ये जा रहा है अनंत तक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कैसे हल करोगे, तो इसको ऐसे तोड़ना है कि इनका डिफरेंस 1 रहे और गुना करने पर 132 बन जाए। तो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 12 × 11, 12 × 11 कितना होता है, 132 ही होता है शायद, 2 3 1, बिल्कुल 132 होता है। तो अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको ये देखना है यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस है, माइनस होने की वजह से यहाँ पे इन दोनों में से छोटी वाली लेते हैं, छोटी वाली वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर 11 हो जाएगा। समझ गए। अब ये लो आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन, होमवर्क में मैं हमेशा देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडीक्यूटी ने भी पूछा दिल्ली पुलिस में तो आएगा, इसलिए आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा रूट में 56, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे रूट में 56, यहाँ पे रूट में 56, और इसी प्रकार से जाता जा रहा है, और ये हो जाएगा अनंत तक जा रहा है। तो मैं इससे पूछूं आपको कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 56 प्लस रूट में 56 प्लस में रूट में 56, और आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है ना, जरूर इसका आंसर करना आपको। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बोला है 6 के प्रथम 8 गुणजों का क्या बोला है, औसत ज्ञात करना है। देखो 6, देखो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 8 के गुणज पूछ रहे हैं तो पहली संख्या 8 हो जाएगी, दूसरी संख्या 16 हो जाएगी, तीसरी संख्या 6 के 8, अच्छा 6 के पूछे, देखो 6 है ना, उसके मल्टीपल पूछे 8, तो 6 के पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, दूसरी 12 हो जाएगी, तीसरी 18 हो जाएगी, इसी प्रकार से जाना है। और 8वीं संख्या देखो 8 तक जाना है ना, तो 8 से 48 हो जाएगी, अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी, 8वीं संख्या 48 हो जाएगी। या तो आप क्या करो, इन सभी को जोड़ लो, इन सभी को जोड़ के क्या करोगे आप, 6 का भाग दे दोगे, या फिर देखो इनमें सभी में डिफरेंस क्या है, सेम है, 6 का डिफरेंस है, तो आप पहली संख्या उठा लो और लास्ट वाली संख्या उठा लो, तो पहली 6 हो जाएगी, लास्ट वाली 48 हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ के इसमें 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दोगे तो यहाँ पे देखो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 24, 24 से 3 कितना हो जाएगा, 27, तो 27 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ गए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही ध्यान रखना है, पहली संख्या लास्ट वाली संख्या जोड़ लो, जब डिफरेंस ही सेम है तो इस हिसाब से आपका 27 आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, या फिर आपको बेसिक से जाना है तो 6 के 8 गुणा से लिखोगे और उनको जोड़ोगे, 6 से भाग दे दोगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 2 कर्मचारी हैं, उनकी आय का अनुपात 7:4 है और उनके व्यय का अनुपात 3:1 है, तो प्रत्येक 4800 प्रति माह बचाता है। अच्छा, तो उनमें से मासिक आय का योग पूछा है आपसे। इसके देखो 2-3 मेथड हैं, बाकी हम जिससे करते आते हैं उसी से करवा देता हूँ, वरना नए मेथड में थोड़ा क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाओगे। इनकी इनकम क्या दे रखी है, 7:4 की दे रखी है, और इनका व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, इनका व्यय कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा है। ये कितने बचाते हैं, 4800 रुपये बचाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी 4800 लिखोगे आप, और यहाँ पे भी 4800 लिखोगे। हम क्या करते हैं, पहले इसको इससे गुना करते हैं, 7×1 और 4×12, 7×7 4×12। देखो मैंने इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना कर दिया, तो एक से तो आया 7 आया और एक से 12 आया। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 12 आया एक का 7 आया। अब ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, इनके बराबर होगा। किसके, 1 को 4800 से गुना करोगे, 3 को 48 से गुना करोगे, और उनका भी डिफरेंस लेगो। डिफरेंस क्या करेंगे हम, डिफरेंस लेंगे। तो देखो 4800 का 1 गुना, और यहाँ पे बन जाएगा 4800 का 3 गुना। तो 4800 के 3 गुने में से 4800 का 1 गुना घटाएंगे तो 4800 का क्या बनेगा, 2 गुना बचेगा। ये आप खुद कर लेना। देखो 4800 हो जाएगा 4800, और 4800 को 3 से गुना करना, उसमें से घटा लेना। बाकी आपको डायरेक्ट दिख रहा है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। यहाँ पे सेम वैल्यू है ना 4800, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4800 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 9600। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा इनका डिफरेंस, 9600 हो जाएगा। समझिए, इनमें से देखो 12 में से 7 जाएगा तो 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 9600 हो चुकी है।
इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है आय का योग। आय का योग कितना है यहाँ पे 7 और 4 11। तो 11 का मल्टी यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, जो भी 11 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे देखो किस जगह 9600 की वैल्यू कितनी है, 9600 की वैल्यू कितनी है, मतलब 5 की वैल्यू कितनी है 9600। हमसे पूछा क्या है आय का योग। आय का योग मतलब 7 + 4 11 की वैल्यू पूछी आपसे। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 5 से काट लो, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और कितना बच जाएगा 4, 5 नाम 45 और 5 दूनी 10 और 0 192 आ चुका है यहाँ पे। इसको 11 से गुना करेंगे तो 11 का नियम, 11 को कैसे गुना करते हैं, यहाँ पे इकाई अंक कितना है 2 है। अब यहाँ से जोड़ते चले जाते हैं, 9 और 2 11 को 1 को असर लगी 1, 9 और 1 10 11 को 1 को असर लगी 1 और 1 1 2 और यहाँ पे 0 तो है ही। तो 21 120 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाए, हमको भी लाइब्रेरी जाना है। कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु कितनी है, 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था। उनकी वर्तमान आयु याद करनी है आपको। ठीक है, देखो वर्तमान की आयु दे रखी है इन्होंने कितनी, 4:7:9 ये दे रखी है। इसने बोला 8 वर्ष पहले, तो मैंने हमेशा बोला है जब पहले बोलता तो यहाँ से हम कहाँ तीर पीछे ले जाते हैं, और जब आगे बोलता तो यहाँ से तीर हम आगे लेके आते हैं। तो इसने बोला है कितने 8 वर्ष पहले, तो यहाँ पे 8 वर्ष पहले माइनस का 8 वर्ष पहले क्या बोला है। देखो यहाँ पे मैं x लगा सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये अनुपात में। फिर अगर x नहीं लगाएंगे तो आप 4 और 8 में जोड़ दोगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या है, ये अनुपात में। तो 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था, 56 था। मुझे एक बात बताओ, अगर उनकी आयु यहाँ पे कितनी है 4 है, तो 8 वर्ष पहले कितनी होगी, तो इसकी आयु वर्तमान में कितनी है 4x है, तो 8 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी 4x - 8 हो जाएगी। इसी प्रकार से इसकी 7 है, तो 4 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी 7x - 8 हो जाएगी। 8 वर्ष पहले 7x - 8 हो जाएगी। अगर आज इसकी आयु 9x है, तो 8 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी 9x - 8 हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे। और इसने बोला है कि इनका योग 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, इनकी आयु इतनी है, अगर इनका योग कर देंगे, इनका योग कर दिया यहाँ पे भी योग कर दिया, इन तीनों को जोड़ दिया ना, तो इनका योग कितना बैठेगा 56 है। 56, ये 56 के बराबर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल बेसिक था। इनकी आयु इतनी है तो 8 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, इसमें 8 घटा देंगे, और जब इसमें से 8 घटा देंगे तो जो आयु उनकी आएगी, अगर उन तीनों की आयु को जोड़ देंगे तो 56 के बराबर आ जाएगी। बहुत ही सरल था ये तो। यहाँ पे देखते हैं, देखो 4x 7x और 9x कितना हो चुका है यहाँ पे, 9 4 13 और 13 और 7 कितना हो जाएगा 20x। तो ये तो हो चुका है 20x। देखो -8 -8 कितना हो जाएगा -24, और -24 उधर जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखो माइनस का, देखो 8 8 16 आती है 24, -24 हो चुका है। जब -24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 56 में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 और 5 2 7 और 1 8 हो चुका है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 20 20 चौक 80, मतलब x बराबर आपके पास क्या हो चुका है 8 आ चुका है, 4 आ चुका है ना। 20 चौक 80 होता है, तो x बराबर आपके पास 4 आ चुका है। अब इसने क्या पूछा है, इनकी वर्तमान आयु पूछी है। देखो मुझे x की वैल्यू पता चल गई कितनी है 4 है, तो इन सभी में हम क्या कर दूंगा 4 से गुना कर दूंगा। x की वैल्यू कितनी है 4 है, देखो x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 से गुना करना है आपको, तो 4 चौक 16, 7 चौक 28 और 9 चौक 36। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, पेज अब हम चेंज कर लेते हैं। कहाँ पे गए हमारे पेज, देखो क्वेश्चन नंबर 13। सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6000, उर्वा ने 6 महीने के लिए 5000 निवेश किए, तो दोनों का अनुपात पूछा लाभ का। तो ये एक लिखने का तरीका होना चाहिए, जो मैंने हमेशा आपको बताया कि पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आती है, पहले पूंजी आती है, और इसके जस्ट नीचे क्या आता है, समय आता है, और इन दोनों को जब गुना कर देते हैं तो लास्ट में आपके पास जो लाभ होता है उसका रेशियो आता है। समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति हैं, तो देखो एक तो है सुरभि, सुरभि को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, और एक है कौन, कहाँ पे गई दूसरी, उर्वा, एक है उर्वा, तो उर्वा को मैं यू से लिख लेता हूँ, है ना। अब इसने जो बोला है उसके सामने वो लिख देंगे। तो पहले बोला है सुरभि ने 5 महीने के लिए, तो यहाँ पे क्या है सुरभि, और इसने 5 महीने के लिए, 5 महीना मतलब समय में जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। बस लिखने का तरीका आना चाहिए आपको। इसने 6000 रुपये खर्च किए, तो रुपए खर्च कर रही है मतलब कि पूंजी लगा रही है, तो यहाँ पे 6000 आ जाएंगे। ये हमेशा रेशियो में चलते हैं। आगे बोला 6 महीने के लिए उर्वा ने, तो उर्वा है 6 महीने के लिए, 6 महीने क्या है समय है, तो समय के सामने क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, ये उर्वा के नीचे आ गया, 6 महीने हो चुका है। फिर बोला 5000 निवेश किए, तो पूंजी में जाएगा उर्वा कर रही है, तो उर्वा के नीचे 5000 आ जाएगा। बस इन दोनों को जब गुना करेंगे तो आपके पास लाभ का रेशियो आता है। तो देखो ये अनुपात में अगर कुछ करता है तो हम काट देते हैं। देखो 3 0 से ये 3 0 कट चुकी है, ये 6 से ये 6 भी कट चुका है,
ये 5 से ये 5 भी कट चुका है, इधर क्या बचा 1, इधर भी 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, और इधर भी क्या बचेगा 1, तो उनका लाभ का रेशियो क्या आ चुका है आपके पास 1:1 आ गया है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं 14वां, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, एक आदमी अपनी आय का 12% भोजन पर, 18% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का 70% घर के किराए पर खर्च करता है, उसके पास अपनी आय का कितना परसेंट बचता है। तो देखो इसने क्या पूछा कितना बचता है, तो आपको हमेशा जो खर्च कर रहा है ना उसको तो खर्च कर दिया, उसको तो निकाल देना है। इसने बचा कितना बचता है ये पूछा है, तो आपको बचता हुआ ही लिख कर चलना है। तो मैंने मान लिया जो आदमी है उसकी इनकम मान ली मैंने 100 रुपये मान ली, कितनी मान ली 100 मान ली। इसने क्या किया 12% भोजन पर खर्च किया, 12% भोजन पर खर्च किया 12%। इसने देखो यहाँ मैंने बोला ना इसने क्या क्या पूछा लास्ट में, बचता हुआ कितना बचा, तो हमको इसको यहाँ पे निकालते चलना है और जो बचता है ना वो लिखते हुए चलना है हमको। तो अगर 100 रुपये थी उसकी आय, उसने 12% भोजन पे खर्च कर दी, तो बची कितनी 100 माइनस 12, 100% पर तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, तो 100 माइनस 12 आपके पास कितनी हो जाएगी 88। सही क्या है ना। देखो 12% भोजन पर 18%, अच्छा 12% भोजन पर, 18% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का, अच्छा देखो ऐसे नहीं होगा, इसने क्या बोला 12% भोजन पर और 18% किस पर, बच्चों की शिक्षा पर। तो मतलब पहले क्या करोगे 12% प्लस 18% ये खर्च कर रहा है, ये खर्च कर कितना कर 18 2 20 और 30, मतलब कि 30% क्या कर दिया इसने खर्च कर दिया है। तो अगर 30% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 70% बचेगा, तो 70% आपके पास बचेगा। अब आगे बोला है और शेष का, अब बचा कितना 70 बचा, अब इसका भी कितना 70% घर के किराए पर, अब इसका भी 70% घर के किराए पर। एक बात मुझे बताओ, अगर आपके पास 70 रुपये बच गए और आप 70% इसका 70% घर के किराए पर खर्च करे तो आपके पास बच कितना आता है। मैंने बोला ना बचा हुआ लेकर चलना है, तो 70 रुपये थे और आपके पास 70% खर्च कर रहे हो तो आपके पास बचेगा 30%, 100 माइनस 70 मतलब कि 30% बचेगा। 70 का 70% खर्च करे तो बचे कितना 70 माइनस 100 माइनस 70, तो 30% बचेगा। छोटी सी चीज़ है ये, तो इसको देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो 7 या 21, तो अब आपके पास कितना बचा है 21 रुपये, 21 रुपये बचा हुआ। ठीक है, अब आपके पास कितना बचा 21 रुपये। इसने क्या पूछा है, इसने बोला कि आय का कितना परसेंट बचता है। मेरे पास शुरू में 100 थे, अब मेरे पास बचे 21, तो 100 से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं ना 21, 100 से तो डायरेक्ट कितना बचा हमारे पास 21, तो 21% बचता है, ये परसेंट में चल रहा है। तो 21% कौन सा ऑप्शन आपकी, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल पूरा बेसिक से करना है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, 15 है ना अभी, तो 16 कहाँ पे आ गया। एक फल विक्रेता है 80 रुपये 80 संतरे बेचकर 95 संतरों का मूल्य वसूल करता है। मतलब कि 80 जो संतरे थे बेचे मतलब कि सेलिंग प्राइस हो चुका है, और इसने कितना 95 संतरों का मूल्य वसूल करता है। मूल्य मतलब कि सीपी के बराबर हो जाएगा। तो इसको रेशियो ले लेते हैं। देखो 5 से काट लें पहले, 5 से काट लेंगे तो चलो पहले रहने दो, काटो मत। सीपी और एसपी देखो, सीपी कितना है यहाँ पे, सीपी कितना है 80 है, तो यहाँ पे देखो सीपी अपॉन एसपी ये हम लिखेंगे। तो सीपी यहाँ से जो तीर चलता है जो एसपी के जो गुणा में है वो होता है सीपी, तो 80 हो जाएगा सीपी, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा जो इसके सीपी के गुणांक में 95। समझे कि नहीं समझे। यहाँ से हम अब ले लो रेशियो, आप 5 से काटोगे तो 16 5 जो 80 होता है, और 5 से काटोगे तो 19 बार होता है। एक बात बताओ मुझे, 16 की चीज़ आपने खरीदी 19 में बेच दी तो कितने का प्रॉफिट हुआ, नहीं बता सकते। कितना आसान सा सवाल हो चुका है ये तो हमको हुआ 3 का प्रॉफिट, 3 का प्रॉफिट हुआ कितने पर 16 पर, और गुना कर दोगे आप 100 से। ठीक है, तो कर लें इसको हल। देखो 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो हमारे पास फाइनल ऊपर क्या बन चुका है 25 इंटू 3 75, और 75 बटा यहाँ पे कितना 4 है। तो हल करेंगे, देखो 4 एकम 4 कितना बच जाएगा, 4 एकम 4 और 3 बच जाएगा, तो 4 इंटू 32, तो 18 पॉइंट करके कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 18.75 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्या टाइम हो चुका है 8 बज गए है ना, फिर लेट हो गए लाइब्रेरी के लिए। चलो देखो, एक गुड़िया पर 2500 रुपये अंकित है। एक ग्राहक इसके लिए 1800 का भुगतान करता है। यदि ग्राहक को 2 छूटे की एक श्रृंखला मिली थी, मतलब कि पहली छूट 10% की थी तो दूसरी छूट पूछ लिया आपसे। देखो एक गुड़िया थी, उस पर कितना रुपये लिखा हुआ था 2500 रुपये लिखा हुआ था। उसको पहले क्या हुआ है, उसने पहली छूट कितनी मिली 10% की। अगर उसे 10% की छूट मिली तो 90% पर उसने बेचा होगा, तो 90% निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2, तो 25 इंटू 9, 25 नाम कितना होता है 225,
225 और 0 हो जाएगा। ये क्या हो चुकी है, पहली छूट देने के बाद। अब एक छूट और दी, एक छूट और दी और पता नहीं कितने की दी और उसने 1800 में बेच दिया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो ना। देखो 2500 रुपये, 2550 की, 2250 की चीज़ को 1800 में बेच रहे हो, कितनी परसेंट की छूट दे रहे हो, आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहाँ से पूरा का पूरा निकाल लो, बाकी आपको परसेंटेज में निकालना है तो आप यहाँ से रेशियो भी ले सकते हो। सही चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे रेशियो ले लीजिए। देखो मैं डायरेक्ट, या तो आप इसको यहीं से निकाल लो कितने की छूट दी है 2250 पर, बाकी आप रेशियो से लोगे तो आंसर आपका वो आएगा, 0 से 0 जाएगा। 5 से काट लो, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 पचम 25 हो चुका है। फिर इसको 5 से काट लेते हैं, 5 तिया 15, 5 छंगा 30 होता है, 9 से कटेगा, 9 पंच 45 और 9 चौक 36। तो 5 की चीज़ को आप 4 पे बेचो, कितने का छोड़ दिया, 1 रुपये का छोड़ दिया, कितने पर, 5 पर। और परसेंटेज निकालने के हम क्या करते हैं, 100 से गुना। तो 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पेज हम चेंज कर लेते हैं ये भी। देखो क्या बोला, मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड के 13:6:1 के अनुपात में मिश्रण से बना है। ठीक है, यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 किलोग्राम है तो पुर्जे का कुल भार कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 17। देखो एक तो है तांबा को मैं टी से लिख दूं, एक है जिंक, है ना, तो जिंक को मैं जेड से लिख दूं, और एक है लेड, तो लेड को मतलब किसे लिख देता हूँ, एल से लिख देता हूँ। बाकी देखो लेड होता है पीबी, ये होता है जेड एन, ठीक है, और तांबा होता है सी यू, कॉपर। बाकी आपको समझाने के लिए ऐसे समझ लें थोड़ा सा। तो 13 अनुपात किस में, 13:6:1 में। इसने क्या बोला, इसने बोला जिंक का भार 90 किलोग्राम है। 90 किलोग्राम किसका भार है, जिंक का, मतलब कि 6 की वैल्यू है, 6 की वैल्यू बटा में 6 हो जाएगा। जो पूछा है, अब देखो तांबे का पूछा 13 से गुना कर दो, लेड का पूछा 1 से गुना कर दो। अब इसने पूछा क्या, इसने बोला पुर्जे का कुल भार, मतलब कि इन सभी का भार कितना हो जाएगा, 13 और 1 14 हो चुका, 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस काम को मान पूछे तो काट लेते हैं। देखो 6 से काटेंगे, 6 कम 6 और कितना बच जाएगा, 3 6 5 30, 15 × 2 कितना हो जाएगा, 30 और 1 0 होता है 300 किलोग्राम का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्या बोला है, 2 साल में 24,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको, जब दरें 8% पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए कितनी दे दी थी, 10%, 2 क्रमिक वर्षों के लिए होती है यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो। अच्छा देखो ब्याज पूछा है इसने, तो देखो आपको वो फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, ए प्लस, फॉर्मूला कौन सा है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, सभी को रटा हुआ होगा ये तो पहले साल के लिए कितनी थी 8%, तो ए का मान 8 हो जाएगा। दूसरे साल के लिए 10% थी, बी का मान 10 हो जाएगा। तो ए इंटू बी 8 × 10 मतलब, और कितना हो जाएगा, अपॉन में 100 तो है ही। तो देखो 8 और 10 कितना हो जाएगा, 18, 1 0 से 1 0, और देखो जब 10 में 8 में 10 का भाग दोगे तो 0.8 आएगा, तो 18 में जब 0.8 जोड़ोगे तो 18.8% आपका क्या हो जाएगा, ये सक्सेसिव रेट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, CI। ये आपका पास इतना ब्याज मिलेगा आपको, इतना परसेंट, 18.8% का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ये 2 साल का निकाल चुके हैं। अब इसने कितना दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, 24,000, तो 24,000। अब देखो इसने क्या पूछा है, इसने लास्ट में पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो हमको 18.8% की वैल्यू ही पूछी है, तो 24,000 का आपको डायरेक्ट क्या करना है, 18.8% का, 24,000 का 18.8% निकाल देना है। ये मैंने CI की चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास करवा रखी है, आप जाके देख भी सकते हो। अगर यहाँ पे अमाउंट पूछता, मतलब कि क्या होता है वो अमाउंट, क्या होता है, मिश्र धन पूछता, तो हम उसको इसमें 100 जोड़ देते हैं, मतलब 118.8 से 8% निकाल देते हैं उसका। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, 1 0 आ जाएगा, ये 3 0, इन 3 0 को क्या कर देंगे, नाश कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास फाइनल क्या बचा, ऊपर 188 और इंटू 24, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 8 चौक 32, लास्ट में 2 आएगा। ऑप्शन नंबर हम देखो, 8 को जब मैं 4 से गुना करूंगा तो 8 चौक 32, 2 आएगा, असल लगेगी 3, तो इकाई अंक मेरे लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको इसको 12 × 2 में तोड़ के गुना कर लो, 8 × 3 में तोड़ के गुना कर लो, या आपको मैं तो यही कहूँगा डायरेक्ट आपको एक गुना करना आना चाहिए, बड़ी बड़ी संख्याओं का, आप यूट्यूब पर देख के सीख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। देखो यदि एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, मतलब कोई बेलन है, त्रिज्या मतलब कि R है, उसकी वैल्यू दे दी इसने 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई मतलब क्या होती है, H होती है, हाइट इसने दे दी 14 सेंटीमीटर। तो इसने पूछा बेलन का आयतन क्या होगा। तो यही सवाल देखो पीछे भी इस टाइप का आया था। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। तो पाई का वैल्यू इसने दे रखा है 22/7। अगर नहीं देता है तो भी हम 22/7 ही लेके चलेंगे, जब तक 3.14 नहीं दे देता।
तो आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर मतलब कि कितना है 8 इंटू 8, और एच का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इसको हल करना, देखो 7 से काटेंगे तो 2 बार में, इकाई अंक 6 है, देखो 8 दूनी 16, 6 और 6 दूनी 12, 2 और 4 दूनी 8। कहीं पे गलती तो नहीं कर दी। बेलन की त्रिज्या इतनी है और ऊंचाई इतनी है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। तो 8 हो जाएगी, यहाँ पे 14 हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा गुनाई कर लेते हैं आगे। देखो ऐसा क्वेश्चन था क्या, कहीं पे गलती कर रहे हैं हम। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, देखो करते हैं। देखो 8 दूनी 16, 16 को 4 से गुना करेंगे तो 16 चौक 64 होता है, 6 आ जाएगा। और 16 एकम 16, 16 4 20 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसको 22 से गुना करना है, 22 से गुना करने के लिए मैं 2 इंटू 11 लिख सकता हूँ। 4 दूनी 8, 8 एकम 8। देखो हमसे यहीं पे कहीं ना कहीं पे गलती हो चुकी है। बेलन की त्रिज्या 8 दी हुई है, ठीक है, और ऊंचाई 14 दी हुई है। बेलन का आयतन पूछा है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच ही तो होता है। तो 22/7, 8 इंटू 8, अरे भैया 7 से ये 2 बार जाएगा, ये 8 थोड़ी कहाँ से काट दी, कहाँ दिमाग चल रहा था हमारा। समझे, अब समझे कि नहीं समझे, यहीं पे गलती हो रही थी। अब देखो, अब हमारे पास फाइनल में वापस लिख देते, देखो 7 से काटे, इसको 2 बार में कटो। अब फाइनल हमारे पास क्या बचा हुआ है 22, 22 इंटू यहाँ पे 8 बचा है, और यहाँ पे देखो ये 8 कटा नहीं है, ये 8 है ही, ये 14 कटा था, इससे तो 2 आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 8 8 64, और 64 दूनी कितना होता है 128, और 128 देखो 11 में 22 में क्या है 11 इंटू 2 है, मैं बस गुना कर रहा हूँ। 8 8 64, 64 इंटू 2 128, 128 दूनी कितना होगा 256, और 256 को आपको 11 से गुना करना है। तो 11 से गुना का नियम पता ही होगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 5 11, और 5 2 7 1 8 और 2, तो 2816 आपका कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। समझे, पेज हम चेंज कर लेते हैं। देखो गुना भाग है ये तो आप भी करिए लोगे, शायद मैं छोड़ दूं, पर एक कमेंट आया था कि भाई ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कैसे छोड़ देते हो भैया, आप मत छोड़ा करो ना, गुना भाग नहीं आते आपको, बताओ। तो यहाँ से हम देखो, यहाँ से सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो 1/5, इतना तो आपको, मैं इतनी उम्मीद आपसे मैं ये करता हूँ कि आपको इतनी सी छोटी सी चीज़ पता होगी। कौन सी छोटी सी चीज़, अगर किसी फ्रैक्शन में ऐसे लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 को इससे गुना करते हैं तो 5 एकम 5, इसमें 1 जोड़ देते हैं 6/5। मैं उम्मीद ये करता हूँ आपको, देखो जैसे कि 2 सही 2/3 है, तो इसको यहाँ से गुना करते हैं, और इसमें जो आता है उसमें ये प्लस कर देते हैं। तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 में जब 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 तो ऊपर आ जाएगा, और जो बटा की चीज़ है वो ऐसे कैसे रह जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको, इतना पता होगा। तो देखो पहले वाली संख्या उठा लें, देखो क्या है 1 सही 1/5, मतलब 5 एकम 5 रेख 6/5, मैं इसको 6/5 लिख सकता हूँ। फिर हो जाएगा माइनस का, फिर यहाँ पे दे रखा है देखो 3 सही 2/4, मतलब कि 4 3 12 और 2 14, तो 14/4 मैं लिख सकता हूँ। इसको भाग है तो भाग का निशान ऐसे कैसे लिख हो गया। फिर देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 एकम 4 3 7, 7/4 लिख सकता हूँ। समझ रहे हो ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे हम अभी, ठीक है। फिर है जब भाग, कोष्टक में देख लेते हैं, x प्लस 8 3 24 प्लस 1 25/8 लिख सकता हूँ मैं इसको। फिर है भाग, 7 एकम 7 और 1 8/7 लिख सकता हूँ मैं इसको, और बराबर में है कितना 1। ठीक है, बस अभी इसको हल करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो 6/5 है, यहाँ पे 6/5 है, यहाँ पे माइनस का है 14/4 है यहाँ पे। अब देखो भाग को मैं गुना में बदल दूंगा, जैसे मैंने भाग को गुना में बदला तो ये भी बदल जाएंगे। 7/4 का 4/7 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका 4/7 हो जाएगा। इस भाग को रहने दे क्या अभी, चलो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ। मैं अगर डायरेक्ट लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा। देखो 8 को जब x से गुना करूंगा तो 8x हो जाएगा, और प्लस में क्या है 25 है ही, और इसके पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। इस भाग को मैं गुना में बदल सकता हूँ, गुना में बदलेंगे, इसको बदला तो इसको बदलो, 7/8 कर दो, ये बराबर 1 हो जाएगा। अब देखते हैं 14/4, 7/4, ठीक है। 4 3 12, 12 और 14 हो जाएगा, और 4 एकम 4 3 7/4 हो जाएगा। तो देखो कुछ कटता है तो काट देते हैं। यहाँ से देखो 7 से ये 7 कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। और अभी देखो ये 7 उससे भी कट रहा है, मैं पूरा एक बार लिख देता हूँ। देखो 6/5 है यहाँ पे, माइनस का 14/14 ये कितना बचेगा 7 बच गया। फिर आ जाएगा भाग, अब भाग को मैं क्या करूँगा गुना में बदल दूंगा, और ये 8 क्या हो जाएगा बटा, देखो गुना में बदला तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर वाली वैल्यू वो नीचे आ जाएगी, तो 8 प्लस 25 हो जाएगा।
इसका कोई भी देखो शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको हल ही करना पड़ता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया 7 को 14 से क्यों नहीं काट रहे हो, कट जाएगा, 7 दूनी 14, 2 से कट जाएगा मुझे, पर ये दिख रहा है ये 7 मेरे, ये दिख रहा है ना, ये वाला 7 मुझे इससे ये उड़ाना है, इसलिए मैं उसको नहीं काट रहा। तो ये गुना हो जाएगा 7/8 इधर ही हो जाएगा और बराबर 1 हो जाएगा। अब देखो इसलिए क्यों नहीं काट रहा था मैं, 7 से ये 7 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, इसलिए मैं नहीं काट रहा था उसको, फिर वापस से गुना करना पड़ता। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो अब क्या बचा, 6/5 बचा यहाँ पे, माइनस का ऊपर क्या बच गया, देखो यहाँ पे 14 बच गया है, और नीचे क्या बच गया है 8x + 25 बच गया है। ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम, 5 और 8x + 25 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो 5 तो आएगा ही, और ये 8x + 25 ये भी एलसीएम आएगा, हम अलग अलग लेंगे, ठीक है। इस पे कितना चढ़ेगा, देखो 5 से जब 5 का भाग दोगे तो कुछ भी नहीं, एक बार जाएगा, और ये 8x + 25 यहाँ पे चला जाएगा, तो 6 है ना, 8x, देखो समझे कैसे समझाऊँ, जब 5 का भाग इसमें दोगे तो 5 एक बार में जाएगा, तो 8x + 25 यहाँ पे चढ़ेगा, किस पर, 6 पर, तो 8x + 25 यहाँ पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 है ना, ये इस पे चढ़ेगा तो ये इससे गुना होगा, तो 8x + 25 से गुना हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का निशान है तो यहाँ पे माइनस का निशान लगा देंगे, तो 8x + 25 का भाग इसमें दोगे तो 8x + 25 है तो कट जाएगा, और यहाँ पे 5 चढ़ जाएगा, तो 14 × 5 कितना हो जाएगा, 70। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। पूरा आराम से समझा रहे हैं, ठीक है। क्लास कितनी लंबी हो चुकी है भाई, 46 मिनट की हो गई है, वाह। देखो टाइम हो जाता है, इसको गुना करेंगे तो 8 × 6 = 48x + 25 × 150 - 70 बराबर 8। देखो ये इधर के जो बटे का है इधर के गुना हो जाएगा, 1 से गुना होगा तो एक ही बात होगा, तो 8 × 5 = 40x + 25 × 5 = 125। समझे इतना, बस अब कुछ भी नहीं बचा इसमें। ये 8 × 6 = 48x था, ये ध्यान रखना। देखो 48x यहाँ पे, 40x इधर है, तो 40x इधर आके 48x में से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 8x बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 150 - 70 कितना बच जाएगा, यहाँ पे 80 बच जाएगा। ये 80 प्लस का है, इधर आके 125 में से 80 कट जाएगा, समझा। अच्छा मैं पूरा लिख देता हूँ, देखो 150 - 70 कितना होगा, 80 होगा, तो इधर क्या बचेगा 125, ये प्लस का 80 था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 80 हो जाएगा, तो 8x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 80 आप घटाओगे तो 5 और 4 45 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। सही तो कर रहे हैं ना, हाँ। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45/8 हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा भाग दे लेते हैं, 8 × 5 जो होता है 40, 5 और 5 बच जाएगा, तो 5 सही, 5/8 आपका करेक्ट आंसर होगा x का मान, जो कि ऑप्शन आपने सी में दिया हुआ है। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, पूरा समझ में आया होगा, एकदम आराम से पूरा का पूरा क्वेश्चन समझाए हैं। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई धन्यवाद। हाँ एक चीज़ और, अगर वीडियो अच्छी लगी है ना, पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक करके हाइप तो रहने देना। हाइप तो आप वीडियो जो संडे की होती है उसको कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी करना चाहो तो कर दिया करो। तो नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।